वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आजकल अनफॉर्चुनेटली हम ये चाहते तो नहीं है, लेकिन जाहिर है एक ज़माने में कहा जाता था ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है। लोग जाहिर है आज इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की, उसमें हर कोई उसकी ताब नहीं ला सकता। लोगों के पास उतने मौके नहीं है, लोगों के पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। अगर कोई एक जॉब कर रहा था, एक बिजनेस कर रहा था और वो खुदा न खास्ता ठप हो गया है या वो इकोनॉमिक चैलेंजेस की नज़र हो गया है, तो लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। और इस असना में लोगों को लगता है कि ज़्यादा बेहतर यह है कि फैमिली के साथ किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाए, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो कि एटलीस्ट आपका बोथ एंड्स मीट तो करें, एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी का कारवां तो चल जाए, बच्चे तो पढ़ लें, खाना पीना तो हो जाए, जो भी तमाम चीज़ें। तो इमिग्रेशन प्लान्स नए नए आते हैं और इमिग्रेशन के जो नए प्लान्स हैं या इमिग्रेशन के जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। बेहतर ये है कि आप रिसर्च करके और मुस्तनद लोगों से रब्ता करके जाएं, वरना वैसे तो बहुत सारे लोग कश्ती में भी ले जाते हैं और वो कश्तियाँ डूब भी जाती हैं और बहुत मसाइल होते हैं। तो जान है तो जहान है। इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फाउंडर हैं स्पार्क वीज़ा कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के शाहजेब रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। और शाहजेब साहब से आज हमने जो मौक़िफ़ रखा है वो यही है। वैसे मैंने क्योंकि इंट्रो में कह दिया था कि स्टूडेंट्स को भी आप कोई मशवरा देंगे तो वो भी ज़रूर दे दीजिएगा, लेकिन हम विद फैमिली इमिग्रेशन की भी आज बात करेंगे, क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि कोई ऑप्शन शायद उसके लिए भी हो, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको भी आज बताइए कि उनके लिए ऑप्शंस हैं या नहीं। सो प्लीज़, कौन कौन से इमिग्रेशन ऑप्शंस पाकिस्तानियों के लिए मौजूद हैं? अच्छा, थैंक यू। इसमें इस तरह है कि हमारी बेसिकली दो मेजर सर्विसेज हैं, जिसमें हम स्टूडेंट वीज़ा में भी डील करते हैं और इमिग्रेशन में भी डील करते हैं। तो इमिग्रेशन बेसिकली फैमिली इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। उसमें जो फॉर द नाउ जो मतलब 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, वो है कैनेडियन इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन और यूएस की इमिग्रेशन है, EB2 NIW के नाम से। तो ये 3 वो इमिग्रेशन है कि जिसमें कोई भी कैनेडियन है, यूएस की है और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है। तीन बड़े मुल्क। या दैट्स राइट। जो ज़्यादातर लोग जो मतलब इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो बेसिकली इसमें स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं, इसमें बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स भी होते हैं। लेकिन बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम अल्टीमेटली वो आपको एक टेम्परेरी इमिग्रेशन देते हैं फॉर द टाइम बिंग, कि आप 2 साल के लिए वहाँ पे बिजनेस अपना सस्टेन करें, तो उसके बाद वो आपको परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्ड मौजूद हैं, कि आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स एजुकेशन है, सर्टेन नंबर ऑफ जो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मौजूद है, तो आपको स्किल्ड इमिग्रेशन मिल सकती है उन कंट्रीज़ की जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर हम फॉर्चुनेटली वहाँ पे मूव होना चाहते हैं। तो ये 3 बेसिकली तमाम जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं उन सब के लिए 3 ऑप्शन। अच्छा, ये स्किल्ड वर्कर यानी वो वर्कर जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, जिनके पास स्किल है प्रॉपर, वो भी वहाँ जा सकते हैं? इसमें देखें, दोनों तरह की कैटेगरीज अवेलेबल हैं। इसमें वाइट कॉलर जॉब्स भी हैं और इसमें जो ब्लू कॉलर जॉब्स, दोनों अवेलेबल हैं इसमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ के जो इलेक्ट्रिशियंस हैं या प्लम्बर्स जो बेसिकली ब्लू कॉलर जो जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए आइल्स का एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अल्टीमेटली आप एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जा रहे हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो उसमें जब आप यहाँ से मूव ऑन होंगे तो उनको एक स्पेसिफिक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का एग्जाम क्लियर करना होगा, जो कि डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने पूछा इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर है, उनकी वो हालत नहीं है जो यहाँ पर है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पर तो वो बहुत पैसे चार्ज करते हैं, लोग बड़ा सोच समझ के उनको बुलाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली ये है कि हम लोग किसी भी प्लम्बर को घर पे इनवाइट करते हैं, तो एक वो बड़ा नॉमिनल चार्ज में अपना तब वो काम करके चले जाते हैं। लेकिन बाहर जो है वो इन स्किल की जो टेक्नीशियंस हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वर्थ है वहाँ पर। लेकिन अभी जो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो स्किल्ड इमिग्रेशन में उन तमाम लोगों की बात कर रहे हैं कि जो अपने यहाँ पर 16 ईयर्स एजुकेशन कम से कम लिए वो हैं, जो पाकिस्तान में उसको मास्टर्स कहा जाता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड उसको बैचलर्स कहा जाता है। तो वो उन्होंने एजुकेशन ली हुई हो और कम से कम उनके पास 2 साल से 5 साल के दरमियान का अपनी ही फील्ड का एक्सपीरियंस अगर मौजूद है, तो उनके हाई चांसेस हैं कि वो पाकिस्तान से रिलोकेट हो सकते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को हम बेसिकली अभी हैंडल करते हैं। अच्छा, क्या एक एक करके बात करते हैं। कनाडा के चैलेंजेस लोगों को ये फेस होते हैं कि जी वहाँ सर्दी बहुत है, बहुत सारी ऐसी जगहों पे आपको जब इमिग्रेट करवाया जाता है, माइग्रेट आप होते हैं, तो आपको ऐसी जगह पे भेजा जाता है जहाँ माइनस में टेम्परेचर है, सर्दी बहुत है, बर्फ़ आपको उठानी पड़ रही है, बड़े सारे मसले होते हैं। तो कौन सी चीज़ों का जहनी तौर पर आपको तैयार रहना है इफ़ यू वॉन्ट टू मूव टू कनाडा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे यूजुअली जो लोगों के मेंटालिटी है वो इसी तरह की है कि कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन कनाडा में इस टाइम पर जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स हैं, वो बेसिकली 12 से 15 प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें।
लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा जो सर्दी है बेसिकली वो सस्कैचुअन एक वहाँ का प्रोविंस है जिसमें बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी होती है और वहाँ पर -40 -45 टेम्परेचर का अराउंड होता है। वहाँ की इमिग्रेशन कंपैरेटिव टू अदर रीजन्स बड़ी ईजी है, लेकिन आपके पास इसके अलावा भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप नोवा स्कॉशिया अगर मूव होते हैं जहाँ -10 से -20 जो टेम्परेचर होता है, बहुत है हमारे लिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि वहाँ पर उन्होंने फैसिलिटीज़, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही है। हमारे यहाँ जाहिर सी बात है अगर हम उसको यहाँ के पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, लेकिन वो चूंकि वहाँ का एक एक्सपोजर ही उसी तरह का है तो बेसिकली उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसे क्रिएट किया। अच्छा, अगर आप फैमिली के साथ माइग्रेट होते हैं, वेदर तो चले एक चीज़ हो गई, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई फ्री है? अच्छा, इसमें जो 3 इमिग्रेशन की कंट्रीज़ हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वो कंट्रीज़ हैं कि जिसमें ये वेलफेयर स्टेट कहलाते हैं बेसिकली। वेलफेयर जो स्टेट मीन्स कि वहाँ पर एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ, वहाँ पर जो तमाम फैमिली मेम्बर्स का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज, चाइल्ड अलाउंसेज, वहाँ मुख्तलिफ तरह के जो वहाँ के सिटीजन्स को अलाउंसेज मिलते हैं। अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी पर मूव हो रहे हैं तो आपको तमाम जो राइट्स बेनिफिट्स है आपको मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे मिलना शुरू हो जाते हैं आपको। ठीक है। और यूएस में नहीं है ऐसे? यूएस में आपको लिमिटेड होते हैं जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं या आपको हेल्थ जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो लिमिटेड हैं, चूंकि वेलफेयर स्टेट नहीं है यूएस से, तो उसमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन मोर और लेस कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान से बेहतर मामला। और फिर इंश्योरेंस वगैरह वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस होती है जिसमें काफी चीजें कवर हो जाती हैं आपकी। बिल्कुल ऐसे सही। अच्छा, आप एक और प्रोग्राम की बात कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है जब माइग्रेशन का कोई सोचता है तो वो ये सोचता है कि वहाँ जाके अल्टीमेटली काम क्या करना है। सबसे बेसिक तो यही चीज़ है। अब एक नया जो हम सुनने में आ रहा है EB-2NIW, जो कि अमेरिका के लिए है, जिसमें सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये है कि आपके पास जॉब नहीं भी है तो आप मूव कर जाएं अमेरिका ना। तो ये क्या है EB-2NIW? और मैंने सुना है कि बहुत कम अरसे में ये प्रोसेस हो जाता है और बड़े फेयर इसमें चांसेस हैं। क्या ऐसे लोग गए हैं ओवरऑल आप? अच्छा, EB-2NIW का सवाल आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके पायनियर हैं पाकिस्तान में। अच्छा। और इस पाकिस्तान में जो सबसे पहले जो प्रोग्राम आया था 2021 में, तो हमने पहले 4 महीने इसको रिसर्च किया कि इसकी क्या क्या फैक्टर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाकी ऑस्ट्रेलिया कनाडा के फैक्टर्स में वो नहीं थे। अच्छा। वो बड़ी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि आपको अपने प्रूफ ऑफ फंड शो करना है कि आप अगर जो कनाडा मूव होंगे तो आपको 20-25 हज़ार $30,000 की स्टेटमेंट शो करनी है। 20-25-30 हज़ार कहाँ जाके बैठेंगे? इसके अलावा जो सबसे बड़ा हर्डल था हमारे जो नाज़रीन के लिए वो ये था कि जो आइल्स की रिक्वायरमेंट थी या जो आपको PT अटेम्प्ट देना था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, वो इस प्रोग्राम में नहीं था। तो जिसकी वजह से ये फैक्टर्स जो आ रहे थे सामने, तो उसकी वजह से हमें प्रोग्राम बड़ा इंप्रेसिव लगा। और जब हमने इसको स्टडी करके इसको लॉन्च किया पाकिस्तान में फरवरी 2022 में, तो जब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मल्टीपल केसेस कर भी चुके हैं, सक्सेस हमारी अवेलेबल हैं तमाम। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगेन ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरह एक परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम है। और परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम में आपको 5 ईयर्स का वीज़ा मिल जाता है, आपने 4 साल स्पेंड करने हैं यूएस में, तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो एक बड़ा ईजी प्रोग्राम है। और जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडा में एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है कि जिसमें आपके स्पेसिफिक पॉइंट्स पूरे होना ज़रूरी हैं, तो इसमें ये चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, EB-2NIW में ऐसा भी है कि आपका प्रोसेस होता है, फिर अगर आपको वो आप यूएस चले जाते हैं तो वहाँ एक स्पेसिफिक पीरियड है शायद 8-9 महीने का या क्या, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है? हाँ, ग्रीन कार्ड बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन 8-9 महीने का पीरियड नहीं है वो। अच्छा। वो बेसिकली 6 वीक्स में आपको ग्रीन कार्ड आपके घर पे आ जाता है। 6 वीक्स में? जी बिल्कुल। क्योंकि आप यहाँ से जो वीज़ा लेके जा रहे होते हैं वो इमिग्रेंट वीज़ा होता है। तो इमिग्रेंट वीज़ा में आपको सिर्फ एंट्री करनी है आपको वहाँ पर, और जब आपकी एंट्री हो जाती है तो आपने अपना एड्रेस वेरीफाई किया और विद इन 6 वीक्स आपके तमाम फैमिली मेम्बर के एड्रेसेस के ऊपर वो तमाम कार्ड्स आपको रिसीव हो जाते हैं। तो परमानेंट इमिग्रेशन बेसिकली प्रोग्राम है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इसको अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में जो फ्रीलांसर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए और जो बाकी कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, तो इसका जो रिलेशन मतलब काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि पिटिशन बेस्ड प्रोग्राम में आपको अपने प्रपोज एंडेवर्स प्रपोज करने हैं आपको कि आपके पास क्या एबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप क्यों यूएस आना चाहते हैं। तो वो जितनी अच्छी पिटिशन बनी हुई होगी या जितना अच्छा उनके पास ऑब्जेक्टिव मौजूद होगा वहाँ जाने के लिए, जिसमें एजुकेशन के अलावा और बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उसमें जो एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस ज़्यादा होना ज़रूरी है, प्रोग्रेशन से उसके करियर के अंदर, फिर आपके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, अवार्ड्स, रिकग्निशंस। ये बेसिकली मैं सिर्फ नाज़रीन को एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जो वेबसाइट पे सिर्फ ये देखते हैं कि 16 ईयर्स एजुकेशन के साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस उन्होंने वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है, सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर ना करें। इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जिसके बाद ही वो हम एक, जब हमारे पास कोई प्रोफाइल आती है या जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम एक डिटेल रिव्यू करते हैं और उसके बाद
जब हम अगर ओके करते हैं तो उसमें फिर बहुत हद तक चांसेस होते हैं। इस टाइम पर अकॉर्डिंग टू द यूएस ऑफिशियल वेबसाइट 90.38% इसका अप्रूवल रेट चल रहा है। बहुत अच्छा है। जो तो कि वो किसी भी लोग जो immigration- पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने इतना काम किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विद फैमिली होता है ये? ये विद फैमिली इमिग्रेशन प्रोग्राम है। आपके जो 21 साल से कम उम्र बच्चे हैं, अच्छा। वो आपके एप्लीकेशन का पार्ट बन सकते हैं। ये मैं 21 साल के वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इस प्रोग्राम के लिए जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एज लिमिटेशन नहीं है, तो हमारे पास वो लोग भी आते हैं कि जिनकी 50 प्लस एजेस हैं, 60 प्लस एजेस बच्चों की हैं, शादियां लेकिन हो बच्चों गई की हैं। एजेस उनकी 21 साल से ऊपर हो चुकी हैं, तो वो फिर आपकी फैमिली से आउट हो जाते हैं। उसके लिए फिर वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करें या विजिट वीजा पे आपके साथ जाके वहां पर आपको ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चे का प्रोसीजर अलग होगा। वो फिर separate अच्छा, ये मैंने O1 वीजा के बारे में भी सुना था। O1 भी इससे कुछ मिलता जुलता है, जिसमें आपको उसमें भी आपकी कोई ऐसी एफिशिएंसी है या कोई ऐसा काम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे डिफरेंट है या वो कैसे अट्रैक्टिव है? या मैं आपको अर्ज करता हूँ। इसमें बेसिकली वो जो वीज़ा आप बता रही हैं वो एक्सेप्शनल एबिलिटी का वीज़ा है। एक्सेप्शनल एबिलिटी का ऑल दो पार्ट इसमें भी है EB-2 NIW में, लेकिन 20% पार्ट है। उस वीज़ा में जो आप बात कर रही हैं वो बेसिकली कम्प्लीटली एक्सेप्शनल एबिलिटी प्रोग्राम है, जिसमें आपके पास कोई बहुत ही इंप्रेसिव एक्सपीरियंस मौजूद है। पाकिस्तान के कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट या लॉयर जो वो मतलब पाकिस्तान के हैं, तो वो बेसिकली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई नेशनल अवार्ड होल्डर है पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का, तो वो उसमें अप्लीकेबल है। और उसके या कोई बहुत बड़ा रिसर्चर है पाकिस्तान में जिसकी मल्टीपल पब्लिकेशन साइटेशंस तमाम अवेलेबल हैं, तो वो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो जनरल क्राइटेरिया EB-2 NIW के लिए वो 16 एजुकेशन 5 ईयर एक्सपीरियंस है। हमारी यहाँ ऑल दो मैं एक और जो चीज़ ज़रूर अर्ज करूँगा कि हमारी जो बैंकर्स हजरात आते हैं या IT के लोग आते हैं, पाकिस्तान में कोई ऐसे रेगुलेटेड अथॉरिटी नहीं है इनकी, तो वो जब वेबसाइट पे इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि इसमें तो रिसर्च पब्लिकेशन भी अवेलेबल है EB-2 NIW में, तो हमारी तो कोई रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है। तो उन तमाम लोगों के लिए मैं ये ज़रूर अर्ज करूँ कि हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट उसकी अपनी फील्ड से रिलेटेड है। जैसे अगर कोई इंजीनियर हमारे पास आता है, उसके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मेंबरशिप नहीं है, तो उसके लिए वो मैंडेटरी है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मेंबरशिप हो। वो किसी बैंकर के लिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है अवेलेबल। तो ये इस तरह से बेसिकली तो इसी तरह से कि जिन लोगों का ताल्लुक ऐसी फील्ड से है जो मीडिया पे भी नजर आ सकते हैं, जिनके बारे में इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, अखबार में भी लिख सकते हैं, उनके लिए वो वाली चीजें जरूरी होंगी। दैट्स राइट। इसमें पैटर्न्स हैं, इसमें पब्लिकेशंस हैं, या कोई मीडिया आपकी कोई मीडिया न्यूज आती हैं आपकी, वो तमाम चीजें ये कंपाइल हो सकती हैं और वो हर फील्ड की एक अलग अलग है इसमें। और ये आप लेकिन रेकमेंड करते हैं लोगों को कि इसको जरूर ट्राई आउट करें। इसमें होना ना होना कितने अरसे में पता चल जाता है? क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी है ना कि एक चीज डाली हुई है, पता नहीं कब जवाब आएगा, तो ये बता दें कि इसमें होगा नहीं होगा, इसका कोई टाइम है? अनफॉर्चुनेटली जो अमेरिकन जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो नॉन इमिग्रेंट प्रोग्राम्स हो या इमिग्रेंट प्रोग्राम्स हो, अमेरिका थोड़ा सा रिलेक्टेंट है एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन एंड कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसीज। तो अब आप जब इमिग्रेशन फाइल करते हैं, I-130 इमिग्रेशन होती है, फैमिली इमिग्रेशन, उस वीज़ा में आजकल लगते हैं 15 साल। तो अगर आपकी कोई फैमिली वहां से इनवाइट कर रही है, बहन भाई अम्मा अब्बा अगर आपको कहते हैं, दैट्स राइट। लेकिन ये जो इमिग्रेशन प्रोग्राम है, इसमें अल्टीमेटली अभी तक जो इसकी जो मॉनिटरिंग चल रही है उसमें 12 से 18 महीने लग रहे हैं। और ऑल दो हमारे पास वो क्लाइंट्स मौजूद हैं जिन्होंने I-130 की पिटिशन वहाँ पर भी फाइल की हुई और I-140 जो इमिग्रेशन इसकी भी फाइल की हुई है। तो जो आपने सवाल किया कि इसका टाइमलाइंस या कहाँ तक हमें पता चल जाता है कि ये इमिग्रेशन कंफर्म हो गई है, तो बेसिकली इसमें पिटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टेज 2 कहलाता है इमिग्रेशन के, इसके 3 स्टेजेस हैं। इसमें डिग्री की इक्विवेलेंसी है एंड देन उसके बाद पिटिशन फाइल होती है। तो अगर कि आपकी पिटिशन कंप्लीट हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू आवर स्टैटिस्टिक्स हम उसको कहते हैं 90% इमिग्रेशन वर्क कंप्लीट हो गया आपका। वीज़ा एप्लीकेशन में ऑल दो उसके अंदर इंटरव्यूज भी हैं, लेकिन उसमें अगर आपके अल्लाह ना करे कोई मेडिकल इलनेस, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई आपके फॉर्ज डॉक्यूमेंटेशन जमा हुआ है तो रिफ्यूजल के चांसेस, वरना इसके मेजर ग्राउंड्स में कोई रिफ्यूजल के चांसेस। वैसे इतना दिल बड़ा कैसे कर लिया अमेरिका ने? क्या क्यों वो सबको अलाउ कर रहे हैं? क्या ये भाई देखिए, जब ये कोविड आया था तो उस टाइम पर ये आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड चेंजेस आए हैं। मैं चूंकि पाकिस्तान का टॉप रेटेड फ्रीलांसर भी हूँ CV राइटिंग का, तो मेरे अमेरिका के काफ़ी सारे क्लाइंट्स उस टाइम पर CV राइटिंग के, तो मुझे बहुत आइडिया हुआ कि उस टाइम पर US में एक जो मॉनिटरिंग मतलब वहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था, तो उसकी वजह से जॉब्स की शॉर्टेज बहुत हो गई थी, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई थी वहाँ पर। तो अब जो तमाम कंट्रीज, इवन ऑस्ट्रेलिया की भी पोस्ट कोविड पॉलिसी जो आई हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग आई हैं, उसमें वो बहुत इंकरेज कर रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज से लोग आएँ। तो इस वजह से ये US ने प्रोग्राम्स किए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे होंगे। आप स्टूडेंट्स को, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, ब्रीफली बताइए कि स्टूडेंट्स के लिए बेटर ऑप्शंस कहाँ हैं? इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, A लेवल्स के बाद कहाँ जा सकते हैं, कहाँ जाना चाहिए? देखिए, जो स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है, मैं उस स्टूडेंट्स को जरूर बात बताऊंगा कि जो बाहर ममालिक में जाना चाहते हैं, अपना इंटरमीडिएट उन्होंने कंप्लीट किया है या A लेवल्स उन्होंने किया हुआ है,
तो उनके पास बैचलर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए। अच्छा, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के 4 मेजर कंट्रीज़ हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। आप अपनी चूँकि अगर इन ऑप्शंस को चूज़ करते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में इमिग्रेशन के ऑप्शंस भी हो सकते हैं। और एक जो ज़बरदस्त चीज़ इन कंट्रीज़ की वो ये है कि अगर आप लिमिटेड टाइम में अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, जैसे 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है, तो आपको वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देते हैं। तो आपके लिए ये जो पाथवे है बेसिकली ये 3 स्टेप्स में है। आपने स्टडीज कंप्लीट की वहाँ पर, आपके पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आ गया इकोनॉमिकल कंडीशन के एतबार से भी, और जो वहाँ पे आपको डाइवर्सिफाइड कल्चर आपको मिल रहा है वहाँ पर। और इसमें सेकंड चीज़ ये कि जो आपको वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल रहा है, कुछ कंट्रीज वहाँ पर 2 साल का देते हैं, कोई 3 साल का। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पर 6 साल का वर्क परमिट दे रहा है आफ्टर कंप्लीटेड द स्टडीज, देन आप जो इमिग्रेशन के लिए जा सकते हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये थोड़े हैवी बजट कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा आपके पास रशिया का ऑप्शन अवेलेबल है, दुबई का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अगर आपके ये बेसिकली आपका बजट है। इसके अलावा मलेशिया का ऑप्शन बहुत अच्छा है। तो इन तमाम ऑप्शंस को आप हमें जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट करके। बैचलर, मास्टर्स, इवन पीएचडीज, अभी मुझे कल पता चला कि पीएचडी और जो पोस्ट डॉक्टरेट लोग कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान के लिए कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, कोई भी कंसल्टेंट उनको गाइडलाइंस नहीं दे रहा। तो उनके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पीएचडीज को भी अप्लाई करवाते हैं बाहर, और पोस्ट डॉक्टरेट जो करना चाहते हैं बाहर, उनके लिए भी जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, क्योंकि हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा था, मैंने देखा कि वीज़ा फ्रॉड से कैसे बचें, आखिर में ज़रा प्लीज़ ये भी बता दीजिए। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, वीज़ा फ्रॉड से कैसे बचा जाए, क्योंकि हम लोग काम करते हैं पाकिस्तान में 2014 से। 10 साल से हम पाकिस्तान के हर इदारे से रजिस्टर्ड हैं, पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट इदारे से। तो मैं जो हमारे नाजरीन हैं उनको इस बात ज़रूर बोलूँगा कि जब भी अपनी इस प्रोसेस के अंदर इंगेज होना चाहें किसी भी कंसल्टेंट से, तो उसका सबसे मेजर जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जो आपने भी अर्ज़ किया कि वो है रिसर्च वर्क। देखिए, जब हम कोई भी चीज़ मार्केट में बाय करने जाते हैं तो कम से कम 2-3 शॉप से मालूम करते हैं। ये हमारे करियर का सवाल है। तो इसमें आप जितने अच्छे कंसल्टेंट को चूज़ करेंगे उतना आपके लिए वो बात जो बेनिफिशियल रहेगी। तो उसमें आप सबसे पहले तो चीज़ है कि इंटरनेट पे अच्छी रिसर्च करें, जिसमें उनके गूगल के रिव्यूज़ देखें, उनके सक्सेस स्टोरीज़ देखें। आप ये देखें कि वो किन इदारों से रजिस्टर्ड हैं और वो आपको सक्सेस दिलवा सकते हैं जिसके लिए आप उनको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब आपको पता होंगी कि हाँ ये कंसल्टेंट, और इवन आखिरी जो चीज़ है वो है कंसल्टेंट की अपनी इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज क्या है और उसके अपने प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने सेल्स पर्सन बिठाए हुए हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं और कमीशन लेने के बाद साइड लाइन हो जाते हैं। मल्टीपल कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं। मैं पाकिस्तान में भी अभी लास्ट वीक में मैं रशिया में था, वहाँ पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ उनके कंसल्टेंट्स के हवाले मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो उनके लिए मैं तमाम नाज़रीन के लिए ज़रूर बोलूँगा कि आप किसी भी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें, लेकिन रिसर्च वर्क उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाजिब साहब, तशरीफ़ आवरी का और ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे नाज़रीन से शेयर करने का। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो लोग ट्राई कर रहे हैं, कंसल्टेंट देख के हायर कीजिए और उसके बाद अपनी मंजिल के लिए काम कीजिए। एक ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं।